Hello and welcome to this my YouTube channel. We are going to discuss chapter 2, the end of bipolarity. Students, this is end of bipolarity. We have taken this chapter from our book Contemporary Word Politics. Contemporary Word Politics. This is the second part of my video and second video hai, and in first part we had studied about what do you mean by bipolarity after discussing Berlin Wall, and then what was the Soviet system, role of Gorbachev and the disintegration, why it happened. Now today we are going to discuss in this video why did the Soviet Union disintegrated. Why did the Soviet Union disintegrated? This is an important question. सोच सकते हैं आप लोग कि जब इतने सारे सुधार गोर्बाचोव ने किए और फिर भी सोवियत यूनियन जो था डिसइंटीग्रेट हो गया, एक बड़ा ही शॉक्ड बात थी. सोवियत सेकेंड मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, जो कि अमेरिका को compete कर रहा था, और वो भी टूट गया. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके लिए हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा. क्या स्पेशली हमको पढ़ना पड़ेगा सोवियत यूनियन क्या था और एंड ऑफ कम्युनिज्म क्या था. बट ऑल्सो इट इज़ नॉट द फर्स्ट एंड मे नॉट बी लास्ट पॉलिटिकल सिस्टम. ऐसा नहीं था कि यही सिर्फ एक टूटा था, बहुत सारे सिस्टम टूटे थे. देयर आर यूनिक फीचर्स ऑफ सोवियत कोलैप्स भी रहे, बड़े सारे कारण रहे थे. तो स्टूडेंट्स, हम इसमें से पहला कारण पढ़ते हैं कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न वाई इट वॉज disintegrated. Their first reason is that this is our first reason. There is no doubt that the internal weaknesses of Soviet political and economic institutions which failed to meet the aspirations of the people, लोगों की इच्छाएं पूरी नहीं कर सका था, और यही रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? कोलैप्स ऑफ सिस्टम के लिए. और सबसे बड़ी बात यह है कि इकोनॉमिक स्टेग्नेशन हो गई थी. यहाँ पर अर्थव्यवस्था बुरी तरह से पिछड़ रही थी. बहुत सारे ईयर्स के साथ साथ कंज्यूमर शॉर्टेज हो रही थी खाने की, और एक सेक्शन सोसाइटी का सोवियत सोसाइटी में ऐसे था कि उनको लग रहा था सरकार के सिस्टम पर, राज व्यवस्था को बड़ी शक की नज़रों से देख रहे थे, और उन्होंने डायरेक्टली ओपनली सरकार की व्यवस्था पर क्वेश्चन खड़े करने शुरू कर दिए थे. अब सोचने का पॉइंट है कि ये सिस्टम इतना कमज़ोर क्यों हुआ, क्यों जो है इकोनॉमी सिस्टम स्टेगनेंट हो गया, क्यों ऐसे मतलब स्टेगनेंट रह गया ये सिस्टम. ये पार्शली हमारा आंसर बिल्कुल काफ़ी हद तक साफ है. एक बात स्पष्ट आती है क्या कि सोवियत संघ ने क्या किया, जो अपने इसके मच ऑफ द रिसोर्सेज जो थे, जो इसके रिसोर्सेज थे ना, उन रिसोर्सेज को इसने न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल को यूज़ करने में इस्तेमाल किया, सेटेलाइट्स बनाने में किया ईस्टर्न यूरोप में, और इसके साथ साथ ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन इसके ऊपर पड़ गया. सिस्टम जो है उसके साथ अपनी अर्थव्यवस्था तालमेल नहीं बना पाया, और इसके साथ साथ एट द सेम टाइम जो था ऑर्डिनरी सिटीजन जो थे, वहाँ के सामान्य लोग जो थे ना, उनको ये पता चल गया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आवर कंट्री एंड द वेस्ट. जो पश्चिम के देश हैं जैसे अमेरिका है, उसमें और हमारे में क्या फ़र्क आ रहा है, हम लोगों के साथ साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और जो असमानताएं थी, डिस्पैरिटीज़ थी, वो लोग आसानी से जज कर रहे थे. जबकि तो उनके दिमाग में उनको ये कहा गया था सरकार के माध्यम से बहुत सालों तक, आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग टोल्ड दैट कि सोवियत सिस्टम जो है वो बहुत बेहतर है वर्ल्ड के अंदर, विद बेटर देन वेस्टर्न कैपिटलिज्म. और इसकी जो है, लेकिन सच्चाई क्या थी कि इस टाइम बहुत बुरी तरीके से पिछड़ चुका था, और लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से, साइकोलॉजी के रूप से बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा था. बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे कि भी हम तो बिल्कुल शॉक्ड थे. दे वर वेरी शॉक्ड कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन विद अस. और जबकि वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज़ जो हैं, दे आर गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ प्रोग्रेस. सोवियत यूनियन जो था वो क्या हुआ कि राजनीतिक रूप से भी और एडमिनिस्ट्रेशन के रूप से भी बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया. स्टेगनेंट मीन्स दे वर नॉट हैविंग कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट विद दैम. और कम्युनिस्ट पार्टी जो थी 70 सालों से सोवियत संघ पर शासन कर रही थी, और इसके साथ साथ क्या हुआ कि वो जो पार्टी थी, इट वाज नॉट अकाउंटेबल फॉर द पीपल. लोगों को किसी भी तरीके का जवाब नहीं दे पा रही थी, ना उनकी अपनी गलतियों को सुधारने की व्यवस्था थी, शासन के अंदर कोई विशेष खुलापन नहीं था. और इसके साथ साथ क्या था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सेंट्रल जो पावर थी, इट वाज डिसेंट्रलाइज्ड. और इसके साथ साथ एक और भी बात थी
कि जो मेंबर्स ऑफ ब्यूरोक्रेट्स थे वो दे वर गेटिंग मोर प्रिविलेजेस देन आम सिटीजन्स। पार्टी के लोगों को, अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा अधिकार मिले हुए थे, जिससे कि लोगों के बीच में क्या क्या था, लोग जो हैं विद द सिस्टम एंड द रूलर्स, पीपल डिड नॉट आइडेंटिफाई द सिस्टम्स एंड द रूलर्स। वो उसको देख नहीं पा रहे थे कि हम लोगों के साथ क्या ये एक भेदभाव की नीति हो रही है, और लॉस्ट पॉपुलर बैकिंग, और जिससे कि सरकार का जनाधार धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। गर्बाचोव आए और वो जब बने देश के प्रमुख, तो उनके जो सुधार थे उनके माध्यम से एक लोगों को विनिश्चय होने लगा कि अब शायद हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, और उन्होंने प्रण भी किया, प्रॉमिस किया लोगों के साथ कि रिफॉर्म करेंगे इकोनॉमी सिस्टम को, पाश्चात्य सभ्यता के साथ मिलकर काम करेंगे, उनके उनके ही सिस्टम से हम चलते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो था प्रशासनिक रूप से कमज़ोर होते चले गए। अब आप सोचेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी गर्बाचोव के एक्यूरेट डायग्नोज होने के प्रॉब्लम को वो पहचान रहे थे, और उनके जो अटेम्प्ट थी इम्प्लीमेंटेशन था रिफॉर्म्स को दूर करने का, उसको भी वो इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे थे सुधारों को लाने के लिए। फिर भी जो है सोवियत संघ, फिर भी सोवियत यूनियन कोलैप्स्ड हो गया। व्हाई इट हैपेंड, क्यों? इसका उत्तर ये है, मोर कंट्रोवर्शियल है इसका आंसर। कोई एकदम से सटीक जवाब नहीं आप कह सकते हैं कि ये सटीक जवाब था। वी हैव टू ओपन डिपेंड ऑन फ्यूचर हिस्टोरियंस उसमें कि ये एक सही जवाब था, लेकिन लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोगों का तो मानना क्या था। अब देखिए कि सोवियत गर्बाचोव के इतने सुधार और कारण पहचानने के बावजूद भी देश के अंदर समस्याएं थी, तो उसका कारण ये था कि एक सेक्शन जो था सोसाइटी का, वो तो यह महसूस करता था कि गर्बाचोव जो हैं बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, शुड हैव मूव्ड मच फास्टर, एंड वर डिसअपॉइंटेड एंड इम्पेशेंट विद दिस मैथड, और दे डिड नॉट बेनिफिट इन द वे दे हैड होप्ड, और दे बेनिफिटेड टू स्लोली। Others, especially members of the Communist Party and those who were served by the system, took exactly the opposite view। वो सोचते थे कि उनको पहले तो ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं और गर्बाचोव के समय में हमें अच्छे से फ़ायदा नहीं हो रहा, और ये तो बहुत तेज़ी से भागे जा रहे हैं। और इस सिस्टम में, जिसका नाम उन्होंने दिया टग ऑफ वॉर, क्या नाम दिया उन्होंने इसको? टग ऑफ वॉर को नाम दिया। गर्बाचोव ने अपनी सपोर्ट खो दी, समर्थन हर तरफ से, खींचातानी में उनका समर्थन हर तरफ से खोता चला गया, और जो लोग उनके पहले साथ थे वो भी सोचने लगे कि गर्बाचोव ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। वो तो मतलब गर्बाचोव अपनी ही पॉलिसीज़ को नहीं बचा पा रहे हैं, डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी मदद जो है वो कैसे कर पाएंगे। ऑल दिस माइट हैव लेड टू, और ये सारों के बावजूद भी ऐसा, अगर यही सारे प्रॉब्लम्स रहती तो शायद सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन ना होता। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ देश के अंदर। वो पॉइंट क्या हुआ कि वहाँ पर राइज ऑफ नेशनलिज्म हो गया, राष्ट्रीयता की भावना देश के अंदर आ गई, और वो कई रिपब्लिक्स में, जैसे रशिया, बाल्टिक रिपब्लिक्स के अंदर कौन कौन से हैं? एस्तोनिया, लातविया और लिथुआना, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सारों के अंदर ही ये प्रॉब्लम्स आ गई। प्रॉब्लम्स क्या था? राष्ट्रीयता की भावना आ गई। आप जान रहे हैं USSR जो था, इट वाज द कॉम्बिनेशन ऑफ 15, और 15 में से एटलीस्ट 5 के अंदर यही शुरू हो गया क्या कि हमको तो जी राष्ट्रीयता चाहिए, हम तो अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम इन चीज़ों में रहें, और हमारे को तो राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के अंदर उभर रहा था, जो कि इसकी डिसइंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा था, विच वॉज द मेन रीज़न फॉर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ। और इसमें एक और नज़रिया था, वन व्यू इज़ दैट नेशनलिस्ट आर्ग्यूड्स एंड फीलिंग्स वर वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन, and that whether or not the reforms had occurred, there would be internal struggle within the Soviet Union. This is a what if history, but surely it is not unreasonable. और इसके were given the size and diversity of the Soviet Union and its growing internal problems. Other think that Gorbachev's reforms speeded up. बहुत लोगों ने सोचा कि वो तो बहुत तेज़ी से चल रहे हैं, एंड इंक्रीज्ड नेशनलिस्ट डिसैटिस्फैक्शन टू द पॉइंट दैट द गवर्नमेंट एंड रूलर्स कुड नॉट कंट्रोल इट। और उन्होंने कहा कि जो गर्बाचोव ही रिस्पॉन्सिबल थे राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस तरीके से भड़काने के लिए।
अब आई हमारी बात नेक्स्ट उस पे, अब विघटन जो हुआ उसके बाद से डिसेक्शन, सोवियत यूनियन, यूरोपियन एंड प्रॉस्पर्स पार्ट्स इन रशिया, बाल्टिक एरियाज मैंने आपको बता ही दिया है इसमें। सेंट्रल एशियन अब हैं जो हैं हमारे टू हाई हो गया इन इकोनॉमिक पार्ट्स टू पीस कीप द मोर बैकवर्ड एरियाज विद इन द सोवियत यूनियन। नाउ हियर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सोवियत संघ को दूसरी दुनिया और ईस्टर्न यूरोप की सोशलिस्ट व्यवस्था के कारण पतन के जो परिणाम थे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा सीरियस रहे। अगर हम इन कॉन्सिक्वेंसेस को देखें तो हमें 3 प्रकार के परिणाम नज़र आते हैं जिसके कारण बहुत अधिक प्रभाव हुए वर्ल्ड के अंदर, बहुत सारे रीजंस हुए। सबसे पहला जो प्रभाव था वो क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल इट मेंट द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशंस। जो पहला था कि प्रथम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष का ख़त्म हो गया। समाजवादी प्रणाली जो थी, सिस्टम था सोशलिज्म, वो कैपिटलिस्ट को पछाड़ पाएगी या नहीं पढ़ाएगी, ये अब कोई भी आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं थी। और ड्यू टू कोल्ड वॉर था, दोनों गुटों के अंदर मिलिट्री की प्रॉब्लम्स थी, आर्म्स की रेस शुरू हो गई थी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हो रहे थे, वेपन्स बढ़ रहे थे, और इससे क्या हुआ था, वर्ल्ड जो 2 पावर ब्लॉक्स में बंट गया था। आफ्टर कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद से क्या हो गया, एकदम से ऐसे लगने लगा कि वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल पीस हो जाएगी, शांति हो जाएगी, और वर्ल्ड जो है कहीं भी इस चीज़ से नहीं रहेगा कि दोनों पावर ब्लॉक्स के बीच में आर्म्स रेस ख़त्म हो गई, और इट वाज लुकिंग जस्ट अ पॉसिबल न्यू पीस इन द वर्ल्ड, के ऐसे लग रहा था कि विश्व अब शांत हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते थे कि इंस्टेड ऑफ 2 पावर ब्लॉक्स अब वर्ल्ड के अंदर सिर्फ 1 पावर ब्लॉक रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका सेकंड क्या है, पावर रिलेशंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गए, और देयर फॉर द रिलेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस जो थे वो भी बदल गए। क्या लगने लगा था कि या तो महाशक्तियों का इम्पोर्टेंस रहेगी या फिर वर्ल्ड जो है सिर्फ एक ही सिंगल उसमें रह जाएगा ब्लॉक में, और वो भी अमेरिका का था। किसी भी वर्ल्ड के कंट्री का बोलबाला नहीं होगा, लेकिन हुआ अलग। अमेरिका जो था एक अकेली महान शक्ति बनकर बैठ गया, और उसकी अमेरिका की पावर से और उसकी रेपुटेशन से बहुत सारे कैपिटलिस्ट कंट्री भी इम्पॉर्टेंट होकर आगे उभर कर आए, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को भी अमेरिका जो था वो हेल्प कर रहा था, कैपिटलिस्ट कंट्री हेल्प कर रहे थे। तो जिससे क्या हो गया कि राजनीतिक रूप से एक उदारवादी लोकतांत्रिक जीवन को लिस्ट करने के लिए एक सर्वश्रेष्ठ धारणा उभर कर आई थी। इसके साथ ही हमारा जो है एक थर्ड पॉइंट, जो थर्ड था वो क्या हो गया कि एंड ऑफ सोवियत पावर ब्लॉक हो गया। थर्ड, द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक मेंट द एमर्जेंस ऑफ मैनी न्यू कंट्रीज हुआ। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशंस एंड चॉइसेस थी। सम ऑफ देम स्पेशली द बाल्टिक एंड ईस्ट यूरोपियन स्टेट्स वांटेड टू ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड बिकम पार्ट ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। सेंट्रल एशियंस जो थे वो क्या कर रही थी, वो अलग अलग से वांटेड टू टेक एडवांटेज ऑफ देयर जोग्राफिकल लोकेशंस एंड कंटिन्यूज देयर क्लोज टाइज विद रशिया, जिसमें कि एक इंडिया भी इसके साथ ही है, and also establish ties with the US and China and others. Thus, the international system saw many new players emerge, each with its own identity. अपनी पहचान के साथ नए खिलाड़ी कंट्री सामने आए, और हर एक जो था देश अपनी सेल्फ हित के लिए, अपनी पहचान के लिए, अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स के लिए उनकी एस्पिरेशंस अलग अलग थी। इट इज़ टू दीज इश्यूज दैट वी नाउ टर्न, अब इनके आगे के देखेंगे, इनके बारे में बात करेंगे। और ये जो है तो आपने देखा कि हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR वो 3 थे, और सोवियत संघ के डिसइंटीग्रेशन के रीजंस आपको मैंने इस वीडियो में पढ़ाए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगेन रिकैप्चुलेटिंग द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो, व्हाट वर द इम्पॉर्टेंट रीजंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत संघ and what were the consequences of disintegration of Soviet Sangh. Thank you students. I hope you will like and share it.